गुड इवनिंग गाइस। डेवलपमेंट डायनेमिक्स होता क्या है? डेवलपमेंट डायनेमिक्स है कि कैसे डेवलपमेंट और ब्यूरोक्रेसी का आपस में क्या रिलेशन है, कैसे ब्यूरोक्रेसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। अब ब्यूरोक्रेसी का रोल है, इसमें गवर्नेंस का रोल है, इसमें पॉलिटिक्स का रोल क्या होता है, जिससे गवर्नेंस को जिससे डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकें। अब डेवलपमेंट को डिफरेंट टाइप्स डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? डेवलपमेंट के तीन कंपोनेंट्स होते हैं: सोशल डेवलपमेंट, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले सोशल डेवलपमेंट में एजुकेशन सिस्टम सोशल डेवलपमेंट में आता है, पब्लिक हेल्थ सोशल डेवलपमेंट में आता है, देन और बड़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आता है, इसमें रेल नेटवर्क आता है, रोड नेटवर्क आता है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है इसमें ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितनी हो रही है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में कितनी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी का कितना इंटीग्रेशन हो रहा है गवर्नेंस में। तो ये आ गया पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। गवर्नेंस हमारी कितनी जो है वो स्ट्रेंथ कैसे हो रही है गवर्नेंस, ठीक है। तो ये आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद आता है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निस्टिक व्यू ऑन कंटेम्प्रेरी व्यूज़ ऑन डेवलपमेंट। अब ट्रेडिशनल व्यूज़ क्या थे? ट्रेडिशनल व्यूज़, अगर किसी कंट्री की मान लिया अगर जीडीपी बढ़ रही है, सिर्फ जीडीपी अगर बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, तो हम तो कहते थे ट्रेडिशनल व्यू कहता है कि वो कंट्री डेवलप कर रही है, दैट इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। हाँ, अगर किसी बट अब कंटेम्प्रेरी व्यूज़ में सिर्फ जीडीपी अगर ग्रो कर रही है तो उसको डेवलपमेंट नहीं मानेंगे। जीडीपी के साथ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए जब, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, वेलफेयर स्कीम्स का जो है वो पेनिट्रेशन होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक रैंकिंग होती है, जब जो कि रैंकिंग करता है डेवलपमेंट के ऊपर, तो उसमें इंडिया की रैंकिंग इम्प्रूव हुई है। वो क्यों हुई है? ड्यू टू द मल्टीपल फैक्टर्स। क्योंकि उसमें एक तो सोशो डेवलपमेंट हुई है, इकोनॉमिक डेवलप सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, और साथ में जो है वो पॉलिटिकली डेवलपमेंट हुई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। क्लाइमेट को ध्यान में रख के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ओके गाइस, देन उसके बाद ये आता है अब कैसे अब जो है वो प्रोफाइल कैसे हो रही है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेडिशनली कैसे करते थे हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? ट्रेडिशनली जब इंडिया को इंडिपेंडेंट मिली, तो उस टाइम पे 5 ईयर प्लान्स जो है वो बनाए गए इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए तो बनाए गए। तो उस टाइम पे इन चीज़ों पे फोकस किया गया। स्टेट लेड प्लानिंग, एक वर्ड में अगर मैं डिफाइन करूँ तो दैट इज़ स्टेट लेड प्लानिंग का मतलब था ट्रेडिशनल जो था व्यू ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या हुआ है? अब मॉडर्न डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, मार्केट ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। अब ये सिटीजन्स पार्टिसिपेशन पे जोर दिया जा रहा है, सोशल ऑडिट पे जोर दिया जा रहा है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक 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 वेपन है सिटीजन के हाथ, जिससे वो गवर्नमेंट को चेक कर सकता है। ओके, उसके बाद अब आगे एंटी डेवलपमेंट थीसिस। एंटी डेवलपमेंट थीसिस ये कहती है कि जो डेवलपमेंट से है जो तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बढ़ती हैं। एंटी डेवलपमेंट थीसिस क्या कहती है कि अगर डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है या किसी भी तरह की डेवलपमेंट होती है, तो उससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बढ़ती है। मीन्स रिच जो है वो रिचर बन जाते हैं, पुअर जो है वो पुअरर बन जाते हैं।
ये कहना है एंटी डेवलपमेंट थीसिस का। और एंटी डेवलपमेंट थीसिस जो है वो डेवलपमेंट कोई भी प्रोजेक्ट अगर अंडरटेक होता है तो वो लोकल नीड्स को कैटर नहीं कर पाता, वो सिर्फ स्टेट कंट्रोल, जो स्टेट का जो मोटिव है वो ही उसके ध्यान में होता है, वो लोकल नीड्स के ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं करता। दैट इज़ कॉल्ड एंटी डेवलपमेंट थीसिस। ना ब्यूरोक्रेसी और डेवलपमेंट, अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो कैसे जो है वो डेवलपमेंट के लिए रोल प्ले करती है। ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी को फ्रेम करती है, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करती है। फॉर एग्जांपल पीएम आवास योजना, ये एक पॉलिसी है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करती है, पीएम आवास योजना इम्प्लीमेंट कर रही है ब्यूरोक्रेसी। अब रेगुलेटरी ओवरसाइट, अब रेगुलेटरी का रोल भी प्ले कर रही है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देन रेगुलेटरी फंक्शन कैसे कर रही है, जैसे हमारा वो सेबी है, सेबी क्या करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट स्टॉक मार्केट। तो ये है पॉलिटिकल पॉजिटिव रोल आ गया ब्यूरोक्रेसी का। अब चैलेंजेस क्या है, सोशल वेलफेयर कर रही है। अब चैलेंजेस क्या है डेवलपमेंट में, चैलेंजेस है कि रेड टेपिज्म एक चैलेंज है, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन एक चैलेंज है, ठीक है। रेजिस्टेंस इनोवेशन का, ये इनोवेशन नहीं होने देना जी, इनोवेशन से हमारी जॉब्स चली जाएंगी, हम इनएफिशिएंट हो जाएंगे, हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। तो दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस टू इनोवेशन। दूसरा पहले ये बताया कि ये रेड टेपिज्म का ये बड़ा ही बोलबाला है ब्यूरोक्रेसी में। अब स्ट्रॉन्ग स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट, अब स्ट्रॉन्ग स्टेट अप्रोच क्या होती है, स्टेट लेड प्लानिंग होती है। स्टेट जो है वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ अंडरटेक करती है, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है। अब जैसे मार्केट ड्रिवन अप्रोच कहती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे आना चाहिए कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करने के लिए, सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन करना चाहिए इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए। दैट इज़ मार्केट ड्रिवन अप्रोच। तो अब देखिए जो इंडिया के में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए थे 1991 के बाद, पोस्ट 1991 इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म से लिबरलाइजेशन आई, प्राइवेटाइजेशन आई, है ना। अब लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ मीन्स, लिबरलाइज मीन्स उनको और पावर्स दे दी, प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट किया गया, गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर से कम कर लिया। अब इससे क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन जो है वो जब आई तो जो लाइसेंस राज था वो काफ़ी हद तक जो वो है वो इरेडिकेट हुआ। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इसमें और जो है वो कंट्रीब्यूशन होने लगी, डिजिटल गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया जाने लगा। तो ये है ब्यूरोक्रेसी किस तरह से डेवलपमेंट जो है वो कैरी आउट करती है। अब जैसे अब एयर इंडिया की एग्जांपल ले लीजिए, एयर इंडिया लॉस में चल रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने स्टेक्स जो है वो एयर इंडिया के वो रतन टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को टेक ओवर कर लिया, उन उसको ख़रीद लिया। और गवर्नमेंट का जो लॉस हो रहा था, गवर्नमेंट ने अपने स्टेक बेच दिए, टाटा ग्रुप अब ऑक्यूपाई कर लिया एयर टाटा को। तो ये एक एग्जाम्पल है कि लिबरलाइजेशन कर दीजिए, प्राइवेट अपना कंट्रोल कम कर लिया, प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल में हाथ में दे दिया। दैन वीमेन एंड डेवलपमेंट, अब वुमेन कैसे कैरी आउट कर सकती है डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सेवा, जिसमें हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीमेंस एसोसिएशन, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन, वो डेवलपमेंट कैरी आउट कर रही हैं, सैनिटेशन का वर्क कैरी आउट कर रही हैं, ड्रिंकिंग वाटर का वर्क कैरी आउट कर रही हैं, पब्लिक हेल्थ का वर्क कैरी आउट कर रही हैं। तो इसमें क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में वो उनको माइक्रो फाइनेंस दिया जा रहा है, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो है वो उनको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो जो है मनी लेंडर्स की जो एक्सप्लोइटेशन होती थी उसके ऊपर जो है वो रिलायंस वो जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये है सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन। उसके बाद क्या है, जैसे लिज्जत पापड़ जो है वो एक एग्जांपल है लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप एंटरप्राइज। लिज्जत पापड़ जो कि एक सक्सेसफुल सेल्फ हेल्प ग्रुप माना गया है, ठीक है। उसके बाद आ गया चैलेंजेस इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब चैलेंजेस क्या है, सेम, रेजिस्टेंस टू इनोवेशन,
ठीक है। अब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अब मार्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक ये इसमें है, और उसमें जो है करप्शन रेड टेविज़म तो है ही है, देन ब्यूरोक्रेटिक करप्शन भी इसमें चैलेंज है, ठीक है। और डिजिटल का टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन भी कम हो रहा है, दैट इज़ ए चैलेंजेस इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। दैन उसके बाद आता है पॉलिटिक पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन। देन नेक्स्ट पर्सोनल मैनेजमेंट। पर्सोनल मैनेजमेंट जो है वो बैकबोन है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों करते हैं हम, क्योंकि इसमें रिक्रूटमेंट करनी होती है, सिलेक्शन की जाती है, करियर एडवांसमेंट में फोकस किया जाता है, इसमें सर्विस कंडीशंस के बारे में मेंशन किया जाता है, सर्विस क्लासिफिकेशन के बारे में मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो इसको इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। दैन ओके, फर्स्ट हम रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट जो है वो एक तो होती है मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, जिसमें यूपीएससी कंडक्ट करता है, या स्टेट सिविल सर्विस जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। उसके बाद होता है लेटरल एंट्री स्कीम, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे कम वर्क करने वाले लोग जो है वो डायरेक्ट एंट्री पा सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो ये एक लेटरल एंट्री स्कीम भी है, और ठीक है। और उसके बाद ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में बेसिक जो ट्रेनिंग होती है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है, इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग होती है, वो होती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस के लिए, पुलिस नेशनल पुलिस एकेडमी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में है। उसके बाद इन मिड करियर प्रोग्राम्स, मिड ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। उसके बाद अदर फील्ड ट्रेनिंग होती है, जैसे पुलिस ऑफिसर्स की फील्ड ट्रेनिंग होती है। तो ये ट्रेनिंग से इनको एफिशिएंट बनाया जाता है, इनको एक ब्यूरोक्रेट बनाया जाता है। चैलेंजेस ब्यूरोक्रेट के इनको बताए जाते हैं, और कैसे चैलेंज को ओवरकम करना है उसके बारे में इनको इंफॉर्मेशन दी जाती है। देन उसके बाद हम बात करें ब्यूरोक्रेट है, उसके बाद रिक्रूटमेंट हमने हो गई है, सिलेक्शन हो गई है, ट्रेनिंग भी हो गई है। दैन उसके बाद क्लासिफिकेशन, जॉब क्लासिफिकेशन की जाती है। क्लासिफिकेशन किस में की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर क्लासिफिकेशन की जाती है, रोल्स के ऊपर क्लासिफिकेशन की जाती है, रैंक के ऊपर क्लासिफिकेशन की जाती है, हिरार्की में क्लासिफिकेशन की जाती है। उसके बाद फिर सर्विस कंडीशन दी जाती है, जिसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, सैलरी का मेंशन किया होता है। तो ये सब चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हुई होती हैं। तो ये पर्सोनल मैनेजमेंट का ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके। देन अब चैलेंजेस क्या क्या हैं पर्सोनल मैनेजमेंट में। चैलेंजेस या कि रेड टेपिज्म है, और जो है एक होती है मेरिट बेस्ड प्रमोशन, एक होती है सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन। तो दोनों के अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। अब सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन अगर हम दें तो दैट मीन्स उसमें इनको फिर वो एफिशिएंसी पे फोकस नहीं करेंगे। और अगर हम मेरिट बेस्ड प्रमोशन देंगे तो इससे क्या होगा कि इससे इनइक्वालिटीज़ का भी आ सकती हैं। तो और इसमें देखो चैलेंजेस क्या क्या है। रेड टाइपिज्म है बहुत ज़्यादा, वो भी एक चैलेंज है। फिर ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट सेक्टर्स पे, तो दैट इज़ ऑल्सो ए चैलेंज। फिर टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करना भी एक चैलेंज है ना। एम्प्लॉइज़ को टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना, ताकि वो इंटरेक्शन के लिए करने के लिए पब्लिक के साथ उनके टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ ए चैलेंज, ठीक है। सो दिस ये पर्सोनल मैनेजमेंट जो है वो वेरी बैकबोन है। अब हम रिफॉर्म्स करते हैं रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में,
तो इनकी ना, तो उससे हम एक बेटर एक स्टेट हम बना सकते हैं, वेलफेयर स्टेट हम बना सकते हैं। तो करियर एडवांसमेंट करके सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। दैट ओके ओके गाइस। पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग करती है कोई पब्लिक इशू होता है उसको एड्रेस करने के लिए, ठीक है। और इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं पब्लिक पॉलिसी में। पहले तो एजेंडा आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे प्रॉब्लम है डिजिटल इंडिया, ठीक है। इसको डिजिटल इंडिया, इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है तो इंडिया को डिजिटली कनेक्ट करना है। दैट इज़ तो क्या हम एजेंडा आ गया डिजिटल इंडिया। उसके बाद आता है पॉलिसी फार्मूलेशन। पॉलिसी फार्मूलेशन में आता है पॉलिसी फार्मूलेशन में होता क्या है कि पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है। जैसे पीएम आवास योजना पे पॉलिसी बनाई गई, फिर उसके बाद पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कर होती है। अब ब्यूरोक्रेट है, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। जैसे कोई भी आपकी पीएम आवास योजना स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करती है। फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद ठीक है, देन मॉनिटरिंग की जाती है, एवेल्यूएशन की जाती है। फॉर एग्जांपल नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज़ जो इम्प्लीमेंट की होती है या डिफरेंट स्कीम्स हैं उनकी इवेल्यूएशन करता है कि कितनी उसकी पेनिट्रेशन लेवल कितनी हुई है स्कीम्स की। तो ये सब करता है नीति आयोग। तो नीति आयोग करता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी इवेल्यूएशन। अब पॉलिसी बन गई, पीएम आवास योजना पॉलिसी बन गई, डिजिटल इंडिया इम्प्लीमेंटेशन हो गई। फिर या फिर उसको फिर एवेल्यूएशन किया जाता है कि कितना परसेंटेज ऑफ टारगेट कंप्लीट कितना हुआ है, ठीक है। तो ये सब होता है। अब एक इसमें चीज़ें आती हैं दो, देखो कंसेप्चुलाइजेशन और इम्प्लीमेंट। पहले तो पॉलिसी की कंसेप्चुलाइजेशन होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब देखो पॉलिसी के मॉडल्स को डिस्कस करते हैं। पहले आता है रैशनल मॉडल। रैशनल मॉडल कहता है कि डिसीजन मेकिंग जो है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कंप्लीट और उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। बट इसके मेन चैलेंज इसका ये है कि कभी भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिलती ही नहीं है और टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। उसके बाद आता है इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल कहता है कि पॉलिसीज़ को आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम पॉलिसी को मॉडिफाई किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द पब्लिक इशू। तो इसमें क्या होता है कि चेंजेस की जाती हैं पॉलिसीज़ में, ग्रेजुअली पॉलिसीज़ में चेंजेस की जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 के टाइम पे लॉकडाउन को इंक्रीमेंटल तरीके से स्लोली, स्टेडली, ग्रेजुअली उसको चेंज किया जा रहा था। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चेंज किया जा रहा था। उसके बाद फिर उसको ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रेस देख के, है ना, आउटकम देख के, है ना, इन्वायरमेंट को स्टडी करके, ठीक है। तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। और इंक्रीमेंटल मॉडल आ गया। दैन उसके बाद हम रैशनल मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, दैन ग्रुप थ्योरी मॉडल। ग्रुप थ्योरी मॉडल होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जो यूनियन लीडर्स होते हैं उनके साथ बैठ के टेबल पे तो उनके साथ डिस्कस किया जाता है और फिर एक कॉमन एजेंडा जो है वो फाइनल किया जाता है और उसको फिर आगे फार्मूलेशन की जाती है और फिर आगे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो ये आ गया ग्रुप थ्योरी मॉडल। इंक्रीमेंटल थ्योरी मॉडल हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है पब्लिक चॉइस मॉडल। पब्लिक चॉइस मॉडल का मतलब होता है कि जो सिटीजन्स हैं वो तय करते हैं पॉलिसी को, वो तय करते हैं पॉलिसी को, ठीक है। पॉलिसी को तय करेंगे तो उसके बाद फिर वो
जो है वो पॉलिसीज़ चूज़ करेंगे जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है। तो तो हमने स्टेजेस पढ़ ली पॉलिसी प्रोसेस की, हमने डिफरेंट मॉडल्स डिस्कस किए पॉलिसीज़ के। तो अब चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो चैलेंजेस देखो, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है, कोई इशू को रेज करना है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। इसमें एक तो ब्यूरोक्रेसी का एफिशिएंस होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, रेटेबिज्म चैलेंज है, ब्यूरोक्रेसी करप्शन एक चैलेंज है, देन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एक चैलेंज है, देन और पब्लिक पॉलिसी, है ना। अब देखो एक तो होता है वेलफेयर स्टेट थ्योरी। स्टेट थ्योरी का पब्लिक पॉलिसीज में क्या होता है? स्टेट थ्योरी मीन्स स्टेट ही है वेलफेयर मेजर्स अडॉप्ट करती है लोगों की भलाई के लिए। अब एक होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेट लेड प्लानिंग या फिर स्टेट वेलफेयर स्टेट थ्योरी। अब वो दूसरी थ्योरी होती है नियो लिबरल स्टेट थ्योरी। नियो लिबरल स्टेट थ्योरी कहती है इसमें प्राइवेट सेक्टर्स, अडानी, अंबानी, टाटा, पब्लिक गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, अदर गवर्नमेंट जॉइंटली वर्कआउट करते हैं। दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाती है, चाहे वो रोड बनाना हो, पब्लिक के साथ कोलैबोरेशन के पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन होते हैं। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कर बनाना हो, जैसे दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इज़ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नियो लिबरल स्टेट पॉलिसी। ओके। तो अब जैसे अब पीएसयूज़ हैं इंडिया में, तो उनको गवर्नमेंट क्या कर रही है? डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। मींस उन गवर्नमेंट का स्टेक है पीएसयूज़ में, गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है उसमें पीएसयू में। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, मींस अपने स्टेक्स जो है वो सेल कर रही है। तो प्राइवेट प्लेयर्स, बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स उन स्टेक्स को खरीद रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन करना पीएसयूज़ में, ये एक एग्जांपल है न्यू लिबरल स्टेट पॉलिसी का। अगर अच्छा मेरे को दो एग्जांपल, एक स्टेट वेलफेयर स्टेट थ्योरी की एग्जांपल दे दो कोई। देखो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ स्टेट वेलफेयर स्टेट थ्योरी। इसमें ब्यूरोक्रेट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं रूरल पॉपुलेशन को। ओके गाइस, देन public policies reforms in decision making। पब्लिक पॉलिसीज़ में रिफॉर्म्स क्या कर सकते हैं? हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। हम कस्टमर ग्रीवियंस, सिटीजन्स ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट। अब एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना है, उसकी टेक्निक्स क्या है? इसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे डेटाबेस होता है ये, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। क्राइम का, क्रिमिनल्स का डेटाबेस बनाया जाता है ताकि रियल टाइम इंफॉर्मेशन गैदर की जाए और उसको स्टडी की जाए, और क्राइम को सॉल्व करने में, केसेस को सॉल्व करने में हमें उसको स्पीड अप किया जाए। दैट इज़ MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। इसमें मीन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। अब इसके बाद आता है पर्ट। पर्ट होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसमें होता है कि हम टाइम मेजरमेंट करते हैं, हम इवैल्यूएट करते हैं कि हम कम से कम समय में प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करें। एक होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड भी हम उन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं क्रिटिकल पाथ मीन्स लॉन्गेस्ट सीक्वेंस कौन सा होगा टास्क को कंप्लीट करने का।
उसको हम देखते हैं, फिर उसी को हम मिनिमाइज़ करते हैं, टाइम को मिनिमाइज़ करते हैं, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। जैसे आपको मैं पर्ट की एग्जांपल देता हूँ। स्मार्ट सिटी मिशन में पर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, पर्ट, it is a very efficient technique. And then second, critical path method। देखो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशंस में, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में क्रिटिकल पाथ मेथड टेक्निक अडॉप्ट करके हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। जैसे टिकटिंग का, रेलवे टिकट ऑटोमेशन सिस्टम। अब ऑनलाइन टिकट आप फ़ोन से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ, दैट इज़ रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेथड्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेथड्स में हम वर्क मेजरमेंट करते हैं कि कम से कम टाइम में हम वर्क को कैसे कर सकते हैं, एफिशिएंटली वर्क को करना है। वर्क मेजरमेंट टेक्निक एंड वर्क स्टडी टेक्निक। वर्क को कितने अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, वर्क को कैसे किया जाए कि क्वालिटी पे फोकस हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड स्टडी, MIS। these are all about reforms in एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। अब इसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज है टेक्नोलॉजी का, चैलेंज है स्किल अपग्रेडेशन करना, एम्प्लॉय को स्किल देने पड़ेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सिस्टम को सेट करने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। उसके बाद नेक्स्ट इज़ फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आई थिंक टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट। अब देन नेक्स्ट इज़ फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में देखो, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। फिनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स फिनांस को मैनेज करना, कंट्री की फिनांस को मैनेज करना कैसे। अब देखो और RBI क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करता है। क्यों करता है रिव्यू मॉनेटरी पॉलिसी? उसके हाथ में एक टूल है जिसके ज़रिए वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकता है। ये टूल है वो। तो अगर कैश फ्लो, मार्केट में फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल कर सकता है, दे मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी रेज करके या उसको कम करके, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा के या कम करके कैश फ्लो को रेगुलेट कर सकता है मार्केट में, ठीक है। तो बैंक्स जो है वो उनको रेगुलेट करता है RBI। अब इसके बाद ठीक है, देन फिनेंस मिनिस्ट्री होती है, उसकी वो बजट प्रिपरेशन करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री फिजिकल रिफॉर्म्स लाती है, वो टैक्स को इंक्रीज़ करती है या कम करती है। उसका काम भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, मनी फ्लो को रेगुलेट करना होता है, कस्टमर का इन हैंड, कैश इन हैंड को इंक्रीज़ करना होता है, टैक्स को लोअर करके। जब कैश फ्लो को इंक्रीज़ करना होता है, परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ करना होता है, टैक्स रेट को कम करके या परचेजिंग पावर को कम करना होता है। सप्लाई एंड डिमांड का ही सारा खेल है ये सारा खेल ही डिमांड एंड सप्लाई का है। तो फिनांस मिनिस्ट्री बजट प्रिपेयर करती है, इम्प्लीमेंट करती है, पार्लियामेंट इसको अप्रूवल देता है, डिस्कशन होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर बजट फाइनेंसेस जो है वो एलोकेट किए जाते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स को बजट अनोट किए जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ डेट, गवर्नमेंट डायरेक्ट डेट लेती है, इनडायरेक्ट डेट लेती है, एक्सटर्नल डेट लेती है, इंटरनल डेट लेती है। इंटरनल डेट कैसे लेगी? वो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगी गवर्नमेंट आगे, ठीक है। तो या फिर एक्सटर्नल डेट वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेगी या फिर IMF से लोन लेगी, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट को कैसे उसको कवर अप करना है, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, इनकम एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा और रिसीट कम होगा, तो जो डेफिसिट होगा उसको कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट को लोन उठाना पड़ता है, बाहर से भी और इंटरनली भी। और एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है जहाँ पे
जिसकी ऑडिटिंग होती है प्रॉपर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसमें उसके बाद कंटीजेंसी फंड होता है, जो एमरजेंसी या कोई फ्लड्स आ जाए या कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ जाए उसको टैकल करने के लिए कंटीजेंसी फंड होता है। इनके अकाउंट्स भी जो है वो सीएजी ऑडिट करता है। उसके बाद फिर पब्लिक अकाउंट्स एक होता है जिसमें हमारी सेविंग्स, हमारे डिपॉजिट्स जो है वो पड़े होते हैं, तो उनको ऑडिट भी ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल करता है। तो इसमें क्या होता है, फिनेंशियल प्रूडेंस को इंक्रीज करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट को ये सारे मेजर्स उठाने पड़ते हैं, रेपो रेट मेजर्स उठाने पड़ते हैं, फिजिकल मेजर्स उठाने पड़ते हैं। तो ये सारा, दिस वाज ऑल अबाउट फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, डिस्कस किया हमने, डिस्कस किया एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को, हमने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को, हमने डिस्कस किया पर्सोनल मैनेजमेंट को, हमने डिस्कस किया रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को में, हमने डिस्कस किया अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल को, हमने डिस्कस किया फिनेंशियल मैनेजमेंट को, हमने और कितने सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किया। अब मैंने आपको ब्रीफ आउटलाइन दी है इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, डिटेल में वन बाय वन इन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में, एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक घंटे का मास्टर क्लास होएगी आपकी, एक एक घंटे की मैं तैयार करूँगा और आपको डिलीवर करूँगा केस स्टडीज़ के साथ, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स के साथ। ओके गाइस, चैनल को प्लीज़ लाइक करें, मोटिवेट करें। थैंक्स गाइस।